जय श्री राधे। निरामय ज्योतिष के इस मंच पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। अधिकांश ज्योतिष और जो भी पंडित लोग हैं, अधिकांशतः राहु जन्य पीड़ा और शनि जन्य पीड़ाओं के बारे में बात करके, और उनका बात करना बहुत हद तक सही भी रहता है। लोग राहु और शनि जन्य पीड़ाओं से पीड़ित भी रहते हैं, और मैक्सिमम कंडीशन लोगों को राहु जन्य पीड़ा और शनि की साढ़े साती और शनि के दूषित रूपों से डराया जाता है। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक जो भ्रम का दूसरा रूप ही राहु है, या अगर ये कहा जाए कि राहु ही भ्रम है, तो ये कदापि गलत नहीं है। आज हम अपनी बात, एक विचार राहु के ऊपर प्रकट करेंगे। बात करेंगे हम राहु पे कि क्या जो ये राहु है, क्या सचमुच एक पॉइजन है, जैसा कि बताया जाता है कि एक जहर है, या सच में इसमें कुछ अमृतत्व वाला कंडीशन है, क्योंकि राहु ने ही अमृत पान किया है। यही एक लौता ऐसा दैत्य है जिसने अमृत पान किया है। तो अगर इसने अमृत पान किया है, अमृत तो इसके पास है, तो इसका मतलब इसके पास पावर भी है। तो आज की जो पूरी बात होनी है वो राहु के पावर या पॉइजन, इसी पे पूरी तरह से निर्देशित रहेगी। तो राहु पे बात शुरू करने से पहले राहु के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन से सबसे पहले निकलता है विष। अब वो विष का पान कंडीशन ऐसी हो गई कि पूरे संसार, पूरे यूनिवर्स पे, पूरे ब्रह्मांड पे संकट छा गया। अब उसको, विष को कौन पान करेगा, विष को कौन रोक सकता है? उसके लिए भगवान शिव की प्रार्थना की गई, भगवान शिव से अनुनय विनय किया गया। भगवान शिव ने उसको उस विष को अपने कंठ पे आरोपित कर लिया, कंठ पे ही निर्दिष्ट कर लिया, कंठ पे ही रोक दिया। इसीलिए उनका नाम नीलकंठ हुआ। और यही कंठ, जिसको विशुद्ध चक्र बोला गया है, यही कंठ राहु का भी स्थान है। तो आप भी पाते होंगे, जब आप द्वंद्व की स्थिति में आते होंगे, जब आप भ्रम की स्थिति में आते होंगे, जब आप बहुत ही विस्मय स्थिति में आते होंगे, जब आपके पास कई सारे रास्ते दिख रहे होंगे, तो आप मंथन कर रहे हैं, विचारों का मंथन कर रहे हैं। और जब मंथन करते हैं तो उसमें सबसे पहले निगेटिव चीज ही निकलता है। कभी भी आप मंथन की शुरुआत में ही एक बेटर चीज, एक बढ़िया विचार नहीं निकाल पाते। सबसे पहले आपके उस मंथन से निगेटिव थॉट्स निकलते हैं, लोग उसी में घबरा जाते हैं, लोग डर जाते हैं। यही भ्रम की स्थिति राहु क्रिएट करता है। वो जो मंथन है समुद्र का, वो आपके विचारों का मंथन है। उसी मंथन से निकलता क्या है? पहले विष। डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। उस विचार को अमृत की कंडीशन में लाने से पहले आपको समझना होगा, कुछ आपको एक चरण लाने होंगे, फिर वही राहु आपके लिए महाशक्तिशाली बनता है। अब उस पौराणिक कथा को आगे हम बढ़ाएंगे, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत लंबा खिंच जाता है। हम इसको कई पार्ट में बनाते जाएंगे, जहां जहां जिस लेवल पे हमको कहानी कथा को लाना होगा, मैं उसको लेके आऊंगा। लेकिन उस राहु, जब वो सुवर्ण भानु जो राक्षस था, जो दैत्य था, जब उसने धोखे से, कुटिलता से, चालाकी से उस अमृत का पान कर लिया, तो भगवान विष्णु ने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। अब यहां पे देखिए, कथा के अनुसार ये आपको समझाया गया है, जब आप भ्रम की स्थिति में हो, जब आपका राहु एक्टिवेट हो, निगेटिव स्थिति में एक्टिवेट हो, तब वहां पे आपको किसका सहारा लेना है? विष्णु रूपी गुरु, जो चक्र चला के विष्णु काटे हैं, वो भगवान विष्णु का ही सहारा आपको लेना है। और जब उसको पावर में बनाना है, पावरफुल बनाना है, तब किसको सहारा लेना है? तब भगवान शिव का सहारा लेना है। हमारी कथाओं से ही हमारे भ्रम की स्थितियां खत्म करने की पूरी संकल्पनाएं दी गई हैं, पूरी विचारधारा उसमें आरोपित है, लेकिन हम समझ नहीं पाते।
जब जब आप भ्रम की स्थिति में हो, लगे कि आप भ्रम में हैं, तो अब आप भगवान विष्णु को याद करिए, भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम करिए। और जब आपका लगे कि आप हजारों करोड़ कंपनी, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसे ऐसे थॉट्स विचार में आ रहे हैं जिनका कुछ डिजायर रुक ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका राहु एक्टिवेट तो है लेकिन उसका डिजायर रुक नहीं रहा, तब भगवान शिव को याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो रोकते हैं, वो कंठ पे एक जगह लाके जिसको रोक दिए, ये संकेत नहीं है, इसमें बहुत बड़े थॉट्स छुपे हुए हैं। अब देखिए राहु के पास क्या है, राहु के पास सिर्फ सिर है। जिसके पास धड़ ना हो, सिर्फ सिर हो, तो वो फिजिकल वर्क कैसे कर सकता है, कोई एक्टिविटीज कैसे कर सकता है? वो सिर्फ सोच सकता है, वो सिर्फ विजन दे सकता है, लेकिन उस विजन को फलीभूत करने के लिए किसी न किसी की तो शरीर की आवश्यकता होगी, किसी न किसी और प्लेनेट की आवश्यकता होगी। इसीलिए आपका राहु पावरफुल है या वो नेगेटिव कर्म कर रहा है, आपके लिए नेगेटिव से भ्रम की स्थिति क्रिएट कर रहा है, वो आप कैसे जान पाएंगे? वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि राहु किस प्लेनेट के साथ संयोग बनाए पड़े हैं, किसके संग कोई राजयोग बनाए पड़े हुए, या राहु इकलौता अकेला है। कहने के लिए लोग कहते हैं कि राहु अकेला भी कुछ भावों में राजयोग कारक बनता है, चर्चा उसकी भी होती रहेगी। अभी कई पार्ट्स में वीडियो बनेगा तो वो चर्चाएं चलेंगी कि राहु कहां पे अकेला होकर भी राजयोग कारक बनता है और किस कंडीशन में बनता है। लेकिन यहां पे जानना आवश्यक है कि राहु अकेला अगर बैठा हुआ है, उसे किसी ग्रह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ताकत नहीं मिल रही है, तो ये मान के चलिए वो सिर्फ आपको इल्यूजन देगा, सिर्फ आपको भ्रम देगा, सिर्फ आपको विजनरी पावर देगा। बस आप सिर्फ विजन में भी, सिर्फ सपनों में जिएंगे। जब तक उसको किसी का धन नहीं मिलेगा, जब तक उसको किसी का तन नहीं मिलेगा पूर्ण रूप से, राहु सिर्फ विजन दे सकता है। हकीकत बात है, विजन देखने से ही कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट, कोई बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले सबसे पहले आपकी थॉट, सबसे पहले आपका विजन ही कारक होता है। तो निश्चित रूप से राहु जो है भौतिक जीवन के लिए बहुत बड़ा कारक प्लेनेट है, बहुत ही शक्ति उसमें है। लेकिन बात वहीं पे थम जाती है, अगर उसको सपोर्ट किसी का नहीं मिलता है तो राहु सिर्फ विजन और थॉट देके रह जाता है। लेकिन अगर राहु को किसी का सपोर्ट मिल जाए, किसी उसके कारक ग्रह का सपोर्ट मिल जाए, राहु जिस प्लेनेट के घर में बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा हुआ है, उसका वो स्वामी हो जाता है। तो जिस राशि में बैठा व्यक्ति, तो राहु उसका स्वामी हो गया, और जिसके घर में बैठा हुआ है वो उसका डिस्पोजिटर, राहु स्वामी हो गया। डिस्पोजिटर की बात यहां पे आई है तो एक लाइन, एक छोटे सेंटेंस में आपको बताना जरूरी है। जब कोई ग्रह किसी हाउस में बैठता है तो जिस राशि में बैठता है उस राशि का स्वामी उसका डिस्पोजिटर कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि उस ग्रह का स्वामित्व बहुत हद तक उस ग्रह के पास रहता है, और अगर वो उसका मित्र हो गया, वह उसका कुछ ऐसा प्लैनेट हो गया जिसके उसकी समकक्षता, उसके गुण मिलते जुलते रहेंगे, तो बहुत अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन अगर किसी ऐसे प्लैनेट के साथ बैठ गया, किसी ऐसे प्लैनेट के घर में जाके बैठ गया जो उसके लिए निगेटिव हो, जो उसके लिए शत्रु जैसा बिहेव कर रहा हो, तो वहां पे वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो सिंपल सी बात है, विजन देने का काम राहु का है, लेकिन उस विजन को समझने की जरूरत है कि वो विजन सिर्फ भ्रम की स्थिति देने वाला है, या वो विजन कल के डेट में एक बहुत बड़े सपने को सच करने के लिए। आइए एक बहुत छोटे से प्रारूप में हम समझने की कोशिश करते हैं कि राहु कहां कहां पे एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही अति उत्तम वाली सफलता देता है, बहुत ही प्रशंसनीय वाली, जहां पे लोगों का नाम होता है, फेम होता है। उसके लिए सबसे फेवरेबल जो हाउस होता है वो 10th हाउस होता है। 10th हाउस एक चार्ट मैंने बना के रखा हुआ है समझाने के लिए। जैसे यहां पे ये कालपुरुष कुंडली कही गई है, क्योंकि मेष जहां पे 1 नंबर आपको दिख रहा है वो आपका लग्न होता है, और 1 नंबर की हो सकता है जब आप चार्ट देखिए, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में जान रहे होंगे, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जिसके किसी भी एस्ट्रो साइट पे जाके, किसी भी एस्ट्रो ऐप पे जाके अपना बर्थ डिटेल डाल के आप एक अपना बर्थ चार्ट बना सकते हैं। और जब आप बर्थ चार्ट बनाएंगे तो आपको ऐसा करके एक लग्न मिलेगा, और वो लग्न में क्या होगा, हो सकता है डिजिट जो आपको दिख रही है वो डिजिट चेंज हो जाए, तो
आपको बस समझना कि जहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है ये आपके लग्न का घर है। अब वहां पे किसी का 2 नंबर हो सकता है, किसी का 3 नंबर, कुछ भी हो सकता है, तो तब भी वो आपका लग्न वही रहेगा। तो अभी आपका ये 10th हाउस है। अब ये 10th हाउस क्या है? आपका सुप्रीमेसी का हाउस है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन का हाउस है। 10th हाउस दोपहर का वो समय होता है जब सूर्य सबसे हाइट पे होता है। ये आपका स्पेस है, ये आपके, ये ऐसा स्थान है जहां पे आप कितना भी हाइट पे चले जाइए, कितना भी ऊपर चले जाइए, कोई इस पे रोक नहीं है। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल राहु यहीं पे होता है, क्योंकि राहु क्या है? राहु वायु है, राहु स्पेस है। राहु को तो बढ़ना पसंद है, राहु को तो उड़ना पसंद है, राहु को कोई रोक नहीं सकता है, राहु रुकना चाहता ही नहीं है। राहु वो डिजायर है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। तो उसके लिए सबसे फेवरेबल प्लेस 10th हाउस होता है। लेकिन क्या अकेला 10th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको बहुत बड़ी हाइट दे सकता है? सिंपल सी बात है, कंफर्टेबल पोजीशन तो है, आप विजन तो देख सकते हैं, लेकिन क्या आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं? ये आपकी कुंडली में और सारे ग्रह बताएंगे कि उनका संयोग राहु से कैसे है। अब वहीं राहु का संयोग कहीं सूर्य से हो जाए तो 100% आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। शनि से बन जाए आप प्रशासक हैं, 100% आप प्रशासक हैं। बृहस्पति से बन जाए तो आप गुरु हैं। मंगल से बन जाए आप सेना नायक हैं। छुपी हुई बात, आपके अंदर वो छुपी हुई शक्ति है, राहु वो देगा। जब उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चलेगी तो आपको एक्टिवेट कराएगी। होना है, वो तय मान के चलिए, वो होना है। तो अब अकेला मान लीजिए राहु बैठ गया, किसी भी ग्रह से उसका कोई संबंध भी नहीं बन पा रहा है। अब तब क्या हो जाएगा? तब आप एक विजनरी बन के रह जाएंगे। आप विजन देखेंगे, ड्रीम देखेंगे, लेकिन आपके ड्रीम को फुलफिल करने वाले और लोग होंगे। हो सकता है आपको फेम मिले ना मिले, वो सूर्य और गुरु या शनि ये सब कुंडली में बताएंगे, लेकिन हाँ, आपके ड्रीम्स बड़े रहेंगे, आपके सपने बड़े रहेंगे। और उन सपनों को अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर करते हैं जिसका मंगल, जिसका बृहस्पति, जिसका शनि बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, तो वो आपके विजन को फुलफिल कर देगा। आप एक दूरदृष्टा हो सकते हैं, आपकी विजन पावर बहुत जबरदस्त हो सकती है। अब बताइए कौन सी ऐसी प्लेसमेंट हो सकती है जहां पे राहु अकेला बिना किसी ग्रह के सपोर्ट के बहुत बेटर कर सकता है? संघर्ष और स्ट्रगल, ये इसका हाउस जो होता है वो 3rd हाउस होता है। 3rd हाउस स्ट्रगल कराता है, एफर्ट कराता है। अब 3rd हाउस में अगर राहु बैठ जाए, भाई हार नहीं मानना है आपको, खूब मेहनत करवाएगा। क्योंकि विजन दे रहा है, तो विजन देने के बाद आप बैठ ही नहीं पाएंगे। करना है, कितना भी गिरेंगे, लड़ेंगे, लेकिन आपको उठना है, वो राहु करवाता है। ऐसे ही 6ठा भाव है, 6ठे भाव में अकेला राहु, यहां भी इसको सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर अकेला है सबसे बेस्ट है, वो लड़ेगा, वो सब कुछ करेगा, क्योंकि 6ठा भाव कंपटीशन का है। अगर कोई आपसे आगे बढ़ रहा है तो आपको लगेगा वो आगे किसे बढ़ रहा है, कंपटीशन की भावना लेके आता है 6वां भाव। लेकिन 10th हाउस में सपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप सिर्फ विजन देख के सपनों में जीने से नहीं कुछ हो सकता है। आपके सपनों को फुलफिल करने के लिए एक्शन की आवश्यकता होती है, और एक्शन के लिए क्या होनी चाहिए? बॉडी, लगनी चाहिए होता है, कोई और ग्रह का सपोर्ट होना चाहिए। अब बैठा तो मान लीजिए, चलिए मान के चलते हैं ये मेष लग्न की कुंडली है और 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है। अब 10th हाउस का जो स्वामी हो गया मकर राशि का, हो गया शनि। अब कुंडली में शनि जहां बैठा हुआ है, अगर ये व्यक्ति जिसका राहु 10th में बैठा है और शनि जिस भी हाउस, इस पूरे लग्न चार्ट में जिस हाउस से संबंध बना ले, अगर व्यक्ति उससे रिलेटेड, उससे संबंधित काम करे, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही हाई पे पहुंचेगा, बहुत ही पराक्रम को प्राप्त करेगा, और उसका यश, उसका फेम 100% बढ़ना है। एक और हाउस की बात कर लें, 11th हाउस, एकादश भाव। एकादश भाव क्या है? आपके विश फुलफिलमेंट का है। अब एकादश भाव में राहु क्यों कारक माना जाता है? भाई कलयुग चल रहा है। कलयुग में क्या है? जितना अगर भौतिक संपदा है, जितना आपके पास धन है, जितना आपके पास लग्जरी है, उतना ही आप बड़े प्रज्ञाशाली व्यक्ति माने जाते हैं। प्रथम दृष्टिया तो यही माना जाता है। भविष्य के गर्त में कौन जाने, भविष्य के गर्त में क्या स्थिति है, वो तो और आपकी प्लानिटरी कंडीशन बताएगी। लेकिन 11th हाउस में क्या है? अब 11th हाउस में राहु आ गया,
वो आपके डिजायर को शांत होने नहीं देगा। एक डिजायर आपकी कंप्लीट हुई, अगली डिजायर तैयार है, वो कंप्लीट हुई, अगली डिजायर तैयार है, आपको रुकने नहीं देगा, आप लगे रहेंगे। और कहीं इसी समय में राहु की दशा मिल गई आपको, 11 में बैठा हुआ, और आपकी एज करीब 30 to 40 के बीच में हो, तो आप सोच सकते हैं आप क्या करेंगे। अपने डिजायर फुलफिलमेंट के लिए आप कुछ भी किसी भी कंडीशन तक जा सकते हैं। और कहीं किसी पापा ग्रह का सपोर्ट मिल जाए तो ऐसे ही व्यक्ति गलत कर्मों के द्वारा भी सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी चीज का गिल्ट फील नहीं होता। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई राहु के पावर की। अब राहु पॉइजन कब बनता है? पॉइजन कब बनता है? जब राहु नेगेटिव है। राहु नेगेटिव कब होगा? जब राहु किसी ऐसे हाउस में चला जाए जहां पे अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करे। हालांकि वो भ्रम कहीं भी बनाएगा तो अनकंफर्टेबल क्यों फील करेगा? पापा ग्रह अनकंफर्टेबल कहीं फील नहीं करते हैं, वो अनकंफर्टेबल हमको फील कराते हैं। लग्न कुंडली में या बर्थ चार्ट में वो जहां बैठे रहेंगे उस हाउस से रिलेटेड कर्मों में वो हमको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। प्लेनेट क्यों अनकंफर्टेबल फील होगा? उसको तो होना नहीं, तो जहां बैठेगा वहां पे मौज करेगा। पापा ग्रह जहां बैठे होंगे वहां से हमको प्रॉब्लम देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भाव हैं जहां राहु बैठना नहीं चाहेगा। अब जैसे 12th हाउस ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि वो भोग का है, वो सैया सुख का है, वो आपके आराम का है। लेकिन जो मेन पॉइंट है, वो मेन पॉइंट किसका है? वो मोक्ष का है। 4, 8, 12 का जो त्रिकोण है वो मोक्ष का। राहु डिजायर का प्लैनेट है, वो मोक्ष क्यों चाहेगा? हाँ, मोक्ष देगा। मोक्ष कब देगा? जब जब आप अपने अपने डिजायर को कंप्लीट करते जाएंगे तो उसको एक दिन आपको फील करवाएगा, क्योंकि उसके जस्ट सामने केतु रहता है, तो केतु डिटैचमेंट देता है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आप भोगों से तृप्त हो चुके रहेंगे। लेकिन वहां भी कंडीशन है, अगर राहु 12th में बैठा हुआ है और राहु 12th पे कहीं से भी बृहस्पति की दृष्टि आ जाए। मैंने इसीलिए बोल दिया भगवान विष्णु ने क्या किया था? चक्र से राहु केतु को अलग किया। राहु केतु मतलब क्या? वही सूर्य भानु को अलग किया। अब बृहस्पति की दृष्टि कहीं से पड़ जाए। अब बृहस्पति दृष्टि कहां कहां पड़ सकती है? 12th हाउस पे। या तो वो बृहस्पति 4th में चला जाए, या तो बृहस्पति 6ठे में चला जाए, या तो बृहस्पति अष्टम में चला जाए। तो ऐसे व्यक्ति का डिजायर फुलफिल होने के बाद उसको मोक्ष मिल जाता है। वो पहले तो आपको खूब भोग कराएगा। भोग का मतलब दोनों टाइप का, दिक्कत भी देने वाला है और लग्जरी भी देने वाला, तो वो तो दिलाएगा। लेकिन एक टाइम बाद फिर आपको मोक्ष देने की स्थिति में बनाएगा, अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही होगी तो। इसलिए मैंने एक क्लॉज लगा दिया है, बृहस्पति अगर देख रहा होगा तो बृहस्पति ही राहु को कंट्रोल कर सकता है। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। अब वहां पे वो अनकंफर्टेबल फील करता है तो वहां पे आपको नेगेटिव पॉइंट देगा, बहुत सारी नेगेटिव चीजें देंगे आपको लाके। ऐसे ही बहुत सारे हाउस हैं जहां पे राहु आपको भ्रम की स्थिति क्रिएट करता है। सबसे ज्यादा नेगेटिव हाउस अगर देखा जाए राहु का तो वो लग्न हो सकता है और सप्तम हो सकता है। बात करेंगे इस पे कि लग्न में कब राहु बहुत पावरफुल बन जाता है। बहुत लोग किंग बनते हैं राहु, लेकिन राहु लग्न में होने के वो तब बनेंगे जब उनका डिस्पोजिटर बहुत बेटर कंडीशन में हो, राहु पे अच्छे प्लैनेट्स की दशा दृष्टि पड़ रही हो। और ऐसे ही सप्तम का राहु, सप्तम हाउस क्या है हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। हम इस पर बात करेंगे कि लग्न और सप्तम या अन्य स्थानों में जहां पे राहु पॉइजन का काम कर रहा है, जहां पे भ्रम क्रिएट कर रहा है। भ्रम तो वो क्रिएट कहीं भी कराएगा, जहां पे बैठेगा भ्रम वहीं से क्रिएट करवाएगा। लेकिन ओवरऑल जब जैसे 10th में बैठा हुआ भ्रम क्रिएट करवा रहा है, 3rd में बैठा है तब भी भ्रम तो उसका वो पॉइंट है, वो भ्रम कराना है। लेकिन इन सब हाउसेस में भ्रम कराने के बाद एक पॉइंट, एक समय ऐसा आएगा जब सारे रास्ता तय करने के बाद आदमी एक जगह स्टिक हो जाएगा कि अब यही रास्ता है। वो 10th हाउस का, वो 6ठे का, वो 11th का, वो 3rd का एक बार एक पॉइंट करा ही देगा। लेकिन द्वादश का, सप्तम का, लग्न का, इन सब स्थानों का राहु क्या करवाएगा? आपको बार बार नेगेटिव चीजें फील करवाएगा और हमेशा भ्रम की स्थिति। जब भी आपको चूज करने की कंडीशन आएगी तो आप चूज करने में संशय की स्थिति में रहेंगे। राहु कंट्रोल करना है, राहु जैसी पीड़ाओं से मुक्ति पाना है तो आपको बृहस्पति का उपाय करना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु जी के पास ही वो क्षमता है, विष्णु जी के पास ही वो ताकत है जो राहु से मुक्ति दे सकते हैं, राहु जन्य पीड़ाओं से आपको मुक्ति दे सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम
बहुत छोटे से टॉपिक राहु के बारे में सिर्फ इतना बताने की कोशिश किए हैं कि राहु बहुत पावरफुल है, इसके पास अतुलनीय शक्ति है, ये पॉइजन का भी काम करता है, बहुत पावरफुल भी है। लेकिन जैसे जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में डीप में जाएंगे, हम चरणबद्ध तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि राहु कैसे पॉलिटिक्स में लेके आता है, राहु कैसे बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, राहु कैसे आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाता है। यही सेवंत का राहु बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही बना सकता है। कुछ कंडीशन है, कुछ टर्म है, हम चर्चा इस पे जारी रखेंगे। फिलहाल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लगातार इस चैनल में बने रहने के लिए। जय श्री राम।